मिस्र की राजधानी काहिरा में एक कब्रिस्तान है, अल अराफा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द सिटी ऑफ डेड। इस कब्रिस्तान में एक अकेला भारतीय दफन है जो अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा अध्येता, पत्रकार और देश प्रेमी था, और जिसने सालों तक भारत के बाहर रहकर उसकी आज़ादी के लिए बहुत पसीना बहाया था। इस शख्स का नाम था सैयद हुसैन, जिसका जन्म सन 1888 में ढाका में हुआ था। हुसैन मामूली शख्स नहीं थे। एन.एस. विनोद उनकी जीवनी द फॉरगेट एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एट टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन में लिखते हैं, सैयद अपने समय के निहायत ही आकर्षक, विद्वान और सुसंस्कृत शख्स थे, जिनमें अपने भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की गजब की क्षमता थी। वो एक असाधारण लेखक और धर्मनिरपेक्ष देशभक्त थे। वे लिखते हैं, उनकी उपलब्धियों को शायद इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि उन्हें देश के एक बहुत बड़े परिवार की नाराज़गी का सबब बनना पड़ा था। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके बड़े योगदान और उपलब्धियों के बावजूद उनके देश और इतिहास ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद सैयद कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर बनने के बजाय पत्रकार बनना ज़्यादा पसंद किया। सैयद 5 फीट 10 इंच लंबे थे और अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते थे। अंग्रेज़ी भाषा पर उनका अधिकार इतना ज़बरदस्त था कि इंग्लैंड की कई महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। इंग्लैंड में 7 साल रहने के बाद सैयद 1916 में भारत लौटे थे और 1 महीने बाद ही उन्होंने बम्बई के बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में बतौर उप संपादन काम करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखे उनके लेखों को पूरे भारत में बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता था। उन लेखों पर मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी की नज़र भी पड़ी। सैयद हुसैन की असली कहानी शुरू होती है जनवरी 1919 में, जब मोतीलाल नेहरू ने उन्हें लेखन से प्रभावित होकर इंडिपेंडेंट अखबार का संपादन बनने के लिए इलाहाबाद आमंत्रित किया। इस अखबार का दफ्तर शुरू में मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन में हुआ करता था। सैयद को 1500 रुपये के वेतन पर रखा गया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी तनख्वाह हुआ करती थी। जब सैयद इंडिपेंडेंट के संपादक बनकर इलाहाबाद आए तो शुरू में आनंद भवन में ही रुके। उन्हीं दिनों मोतीलाल नेहरू की बेटी विजयलक्ष्मी पंडित ने सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू को लिखे पत्र में लिखा, सैयद हमारे साथ ही रह रहे हैं क्योंकि उनको प्रेस के पास कोई ढंग का घर नहीं मिल पाया है। आनंद भवन में रहने की वजह से सैयद को नेहरू परिवार से घुल-मिल जाने के कई मौके मिले। जब विजयलक्ष्मी की उम्र 19 वर्ष थी तो बहुत ही सुंदर थी। घर में लोग उन्हें नान कहकर पुकारते थे। हालांकि सैयद उनसे उम्र में 12 वर्ष बड़े थे, लेकिन वो उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। विजयलक्ष्मी भी उनकी तरफ खिंची चली गई। उन दिनों इलाहाबाद जैसे शहर में इंग्लैंड में पढ़े लिखे आकर्षक युवा ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। उन्हीं दिनों सैयद हुसैन को लंदन में होने वाली खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लिए चुन लिया गया। एक सूत्र के अनुसार दोनों ने सैयद के लंदन जाने से पहले गुपचुप तरीके से मुस्लिम तरीके से निकाह कर लिया था। एन.एस. विनोद लिखते हैं, जब मोतीलाल नेहरू को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इस बात पर आग बबूला हो गए कि किस तरह की चीज़ उनके घर में परिवार की निगरानी के बावजूद कैसे हो गई। जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बहन से कम नाराज नहीं थे। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए मशहूर लेखिका शीला रेड्डी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेज जिन्ना में लिखा था, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि मोतीलाल नेहरू जैसे दुनियादार शख्स ने, जिन्होंने इंग्लैंड में पढ़ रहे अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को किसी अंग्रेज लड़की से संबंध न बनाने की सलाह दी थी, किस तरह एक स्मार्ट, संवेदनशील और बेहतरीन शख्सियत के मालिक युवा को अपनी निहायत ही सुंदर लड़की नान के सामने छोड़ दिया। वो लिखती हैं, जब तक मोतीलाल नेहरू को पता चलता कि उनकी छत के नीचे क्या हो रहा है, वो लोग अनौपचारिक रूप से शादी कर चुके थे, जैसा कि सैयद हुसैन ने अपनी दोस्त सरोजिनी नायडू के सामने बाद में स्वीकार किया था। इस शादी का वर्णन एक पाकिस्तानी पत्रकार एच.एम. अब्बासी ने डेली न्यूज के 17 नवंबर 1971 के अंक में छपे अपने लेख लव लाइफ ऑफ मिसेज पंडित में किया है। अब्बासी लिखते हैं, मैं अपने दादा हजरत मौलाना रशीद फाखरी के पास बैठा हुआ था, तभी एक आदमी ने उनके कान में आकर कुछ कहा। मौलाना फ़ौरन खड़े हुए और बोले, सैयद ने मुझे बुलाया है। मैं उनके साथ सैयद हुसैन
के कटरा में म्योर कॉलेज के सामने वाले घर में गया। उन्होंने लिखा, जब मैं वहां पहुंचा तो करीब आधा दर्जन लोग उनके बरामदे में खड़े थे। सैयद काफ़ी परेशान दिख रहे थे। पास में मिस पंडित बैठी हुई थी जिनके चेहरे पर परेशानी के कोई भाव नहीं थे। वहां मौजूद लोगों में नवाब सर मोहम्मद यूसुफ, जो बाद में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बने, और सैयद असगर हुसैन भी थे। ये दोनों सैयद के करीबी दोस्त थे। मुझे तभी पता चल गया कि सैयद और विजयलक्ष्मी पंडित की उसी समय शादी होने वाली है। मेरे दादा मौलाना रशीद फाखरी ने दोनों का निकाह पढ़ाया था। इस कहानी ने तब दिलचस्प मोड़ लिया जब सैयद हुसैन ने अचानक 18 दिसंबर 1919 को द इंडिपेंडेंट के संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हीं दिनों अखबार में अपना अंतिम संपादकीय लिखा। 22 दिसंबर को इलाहाबाद में एक समारोह हुआ जिसमें कई लोगों ने राष्ट्रीय मसलों में सैयद के योगदान और उनके लेखन की तारीफ की। इसके तुरंत बाद हुसैन खिलाफत कमेटी और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने अमृतसर चले गए। NS विनोद लिखते हैं, इस अधिवेशन के कुछ समय निकाल कर गांधी और मोतीलाल ने सैयद हुसैन से इस दुस्साहसी काम के लिए सवाल जवाब किए होंगे और उन्हें इस शादी को तोड़ने के लिए मनाया होगा। वो लिखते हैं, चूंकि सैयद का इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, चतुर गांधी ने उनसे तब तक इंग्लैंड में रहने का अनुरोध किया जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। सैयद इन दो सम्मानित महानुभावों के संयुक्त हमलों का सामना नहीं कर पाए और युवा जोड़ा अपनी शादी तोड़ने के लिए राजी हो गया। अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी आनंद भवन आए। आनंद भवन में अपने प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने सुझाव दिया कि विजयलक्ष्मी इलाहाबाद के पास साबरमती आश्रम में उनके साथ कुछ दिन गुजारे। विजयलक्ष्मी लिखती है, मेरी माँ का मानना था कि मेरी पश्चिम तरीके से हुई पालन पोषण के कारण मैं गैर परंपरागत ढंग से सोचने लगी हूँ, इसलिए उन्होंने गांधी जी के मेरे साबरमती आश्रम जाने के सुझाव का स्वागत किया। विजयलक्ष्मी को साबरमती जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने जैसे ही उस जगह को देखा मेरा दिल बैठ गया। वहाँ की हर चीज़ नीरस और आंखों के लिए अप्रिय थी। उन्होंने लिखा, हम प्रार्थना के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे और फिर अपने कमरे में झाड़ू लगा देते। हम पास की नदी में अपने कपड़े धोने जाते थे। आश्रम में जो रहता था कि हमारे खाने की सभी इच्छाएं मर जाएं। आश्रम में उगने वाली कुछ सब्जियों को बिना नमक, मसाले और घी में उबाल दिया जाता था। उनको हम चपाती और चावल के साथ खाते थे। आश्रम में न तो चाय पीने के लिए दी जाती थी और न ही कॉफ़ी। मोतीलाल नेहरू ने रहने और खाने के लिए पश्चिम तरीके जरूर अपना लिए थे, लेकिन दिल में वो परंपरागत हिंदू थे जो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम से शादी करे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी सार्वजनिक रूप से भले ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हों, लेकिन वो भी परंपराओं में उतना ही यकीन करते थे जितना मोतीलाल नेहरू। यही कारण था कि 1926 में अपने बेटे मणिलाल को मुस्लिम लड़की फातिमा गुल से शादी नहीं करने दी थी। सैयद के लंदन जाने के कुछ महीनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित की मंगनी महाराष्ट्र के शाश्वत ब्राह्मण रंजीत पंडित से कर दी गई। 9 मई 1921 को इलाहाबाद में उनकी शादी हुई, जिसमें गांधी ने भी शिरकत की। इस शादी में सरोजिनी नायडू भी आई थी। 15 मई 1921 को उन्होंने अपनी बेटी लैलामणि को एक पत्र में लिखा, बेचारा सैयद, उसके लिए मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन फिर भी शुक्र है इसका अंत इस तरह हुआ क्योंकि विजयलक्ष्मी को इससे शायद ही कोई फ़र्क पड़ा। हाँ, सैयद हुसैन ताउम्र विवाहित रहे। सैयद हुसैन 1920 में जो भारत छोड़कर गए तो वो अगले 26 सालों तक भारत नहीं लौटे। बीच में वो 1937 में कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। उन्होंने पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका में रहकर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस दौरान भारत में हो रही घटनाओं जैसे असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग के उदय और पाकिस्तान बनने के लिए उनके पुराने दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना के किए गए आंदोलन, नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और धर्म के आधार पर देश के विभाजन से उनका सीधा वास्ता नहीं पड़ा। लंदन प्रवास के दौरान सैयद हुसैन राष्ट्रवादी अखबार इंडिया के संपादक रहे। अक्टूबर 1921 में उन्होंने लंदन छोड़कर अमेरिका का रुख किया, जहां वो 1946 तक रहे। इस दौरान वे पूरे अमेरिका में घूम कर भारत की आज़ादी के पक्ष में भाषण देते रहे। 1924 से 1928 तक वे द न्यू ओरिएंट के संपादक रहे। उनके कार्यकाल के दौरान उनके अखबार में महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टीन, खलील जिब्रान, सरोजिनी नायडू और बर्ट्रैंड रसेल के लेख छपे। इसके बाद उन्होंने एक और पत्रिका वॉइस ऑफ इंडिया का भी संपादन किया। उन्होंने हमेशा भारत की सांस्कृतिक एकता की वकालत की। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति न हिंदू है और न मुस्लिम है, वो पूरी तरह भारतीय है। 1945 में जब विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका गई तो वो 26 साल बाद अपने हुसैन से मिली। 1946 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर भारत आने की इच्छा प्रकट की, लेकिन नेहरू की तरफ से उन्हें बहुत ठंडा जवाब मिला। उन्होंने लिखा,
आप अमेरिका में रहकर भारत के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। एम ओ मथाई लिखते हैं, नेहरू का जवाब उस संभावना को रोकने के लिए था कि विजयलक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन फिर से संपर्क में आ जाएंगे और उनके बारे में बातों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। जाहिर था कि नेहरू ने 30 साल पहले उनकी बहन के साथ हुए उनके प्रेम संबंधों को भुलाया नहीं था। नेहरू और गांधी के हतोत्साहित किए जाने के बावजूद सैयद हुसैन 1940 में भारत वापस लौट आए। उस समय विजयलक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थी। 2 साल पहले उनके पति रंजीत पंडित का देहावसान हो चुका था। उस समय जवाहरलाल नेहरू 17 यॉर्क रोड पर रहते थे। जब भी विजयलक्ष्मी पंडित लखनऊ से दिल्ली आती तो वो अपने भाई के घर पर ही ठहरती थी। एम ओ मथई की बात मानी जाए तो रिस्टलेस चश्मा लगाए सैयद हुसैन रोज सुबह नेहरू के घर पर पहुंच जाते। उनकी पतलून के पीछे की जेब में कोनियक का एक फ्लास्क रखा रहता जिससे वो समय समय में कोयनेक का घूंट भरते रहते। विजयलक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन की मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। संभवतः यही कारण था कि नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया। हालांकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों खासकर लियाकत अली ने इसका घोर विरोध किया था। खुद विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि उन्हें अपने भाई का ये फैसला पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ सैयद हुसैन को मिस्र में भारत के पहले राजदूत के तौर पर भेजा गया। इसके पीछे नेहरू की मंशा रही होगी कि विजयलक्ष्मी और सैयद हुसैन को मिलने का मौका इतनी आसानी से न मिल सके। सैयद हुसैन ने 3 मार्च 1948 को मिस्र के सम्राट एम फारूक के सामने अपने परिचय पत्र पेश किए। उनको 4 घोड़ों की बग्घी में बैठाकर परंपरागत रूप से मिस्र के सम्राट के महल आब्दीन पैलेस में लाया गया। उनके जुलूस में मिस्र की सेना के करीब 100 घुड़सवार चल रहे थे। महल में उनके पहुंचते ही उन्हें सम्राट के अंगरक्षकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। काहिरा में अपने प्रवास के दौरान सैयद घर में न रहकर शिपयार्ड होटल में रहे। उनके मिस्र प्रवास के दौरान जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित और उनकी बेटियां चंद्रलेखा और नयनतारा उनसे मिलने वहां गए। लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही सैयद हुसैन का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 61 साल थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में ही उन्हें पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। मिस्र की सरकार ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मई 1949 में काहिरा जाकर सैयद हुसैन की कब्र पर फूल चढ़ाए। कुछ दिनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बन गई। न्यूयॉर्क की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान ही अक्सर काहिरा में रुकती और सैयद हुसैन की कब्र पर फूल चढ़ाती। खोलिए।